नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बुलेटिन में आज बात होगी शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, एनडीए में शामिल हुई एक और पार्टी की, कांग्रेस कैसे बन रही है जेडीयू की परेशानी, साथ ही बात होगी सिंधिया समर्थकों से बीजेपी में बिगड़ती बात की, और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार के खोखले दावों की खुली पोल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा, जीनोम पर रिसर्च के लिए फ्रांस और अमेरिकी वैज्ञानिकों को किया जाएगा सम्मानित। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, मास ट्रांजिट सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा, 8,575 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा 16.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनाने के लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने एग्रीमेंट पर किया हस्ताक्षर। हफ्ते के तीसरे कारोबार दिन बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 304 अंक की बढ़त के साथ 39,878 पर हुआ बंद, निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 11,738 पर हुआ बंद। और आईपीएल सीजन 13 में सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगा 22वां मुकाबला, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। सुर्खियों के बाद रुख करते हैं पहली खबर का। पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार नागरिकता को लेकर बिल लाई थी और संसद से पास भी करा दिया था, जिसके खिलाफ देश भर में आवाज उठी। दिल्ली का शाहीन बाग आंदोलनकारियों का गढ़ बन गया था। टाइम मैगजीन ने भी शाहीन बाग की दादियों के जज्बे को सलाम किया था और आज इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, सरकार ने नागरिकता पर बिल तो पास कर दिया, लेकिन देश की जनता को यह भरोसा नहीं दिला पाई कि उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी। खासतौर पर अल्पसंख्यक तबके में इसे लेकर संशय का माहौल बन गया। दिल्ली के शाहीन बाग में लंबा प्रदर्शन हुआ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसे लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, जिसमें दो बातें अहम हैं। पहला ये कि सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, और दूसरा, पुलिस को अदालत की आड़ में बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन को गलत नहीं कहा, हां, जगह के चुनाव पर जरूर टिप्पणी की। आपकी राय में कोर्ट की टिप्पणी में क्या संदेश है? जी आदित्य, आज अदालत में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का दिन था, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी बात एक और महत्वपूर्ण मामले की कर लेते हैं। जी हां, मैं हाथरस की बात कर रहा हूं आदित्य, जिसमें जांच के लिए जो एसआईटी गठित की गई है उसे और 10 दिनों का समय अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार ने दिया है। इस बीच इस मामले के तार अंतर्राष्ट्रीय साजिश से भी जोड़े जा रहे हैं। ईडी का कहना है कि पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने राज्य का माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश रची और इसके लिए बाहर से फंडिंग भी हुई है। सीबीआई, ईडी, एसआईटी, इन सब की जांच में आगे क्या निकलता है और पीड़िता को इंसाफ मिलता है या नहीं, ये आदित्य देखने वाली बात होगी। और इधर आज सुशांत मामले में भी रिया जो गिरफ्तार हुई थी उनको भी जमानत मिल गई है। खैर, अब हम आपके सवाल पर लौटते हैं आदित्य, जो शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर है, जिसमें अदालत ने यह कहा है कि सार्वजनिक स्थलों को अनिश्चित काल तक के लिए घेरा नहीं जा सकता है। यह बिल्कुल सही बात है कि आप दूसरों की आवाजाही को अधिकार को बाधित नहीं कर सकते हैं। वैसे गौरतलब बात यह भी है आदित्य कि शाहीन बाग का प्रदर्शन जो नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क पर हो रहा था, वहां किसी धार्मिक काम के लिए या बारात आदि के लिए रास्ते को नहीं घेरा गया था, नहीं रोका गया था, बल्कि उन्हीं नागरिकों के हक के लिए आंदोलन चल रहा था जिनके हक की बात आज अदालत ने कही है। सरकार ने तब जिस तरह की उपेक्षा अपने नागरिकों को लेकर दिखाई, उसकी उम्मीद किसी लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार से नहीं की जा सकती। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े ये सब कड़कड़ाती ठंड में दिन रात बैठे रहे ताकि अपने नागरिक के होने के अधिकार को वो बचा सकें, लेकिन शायद सरकार का लहू भी उस सर्दी में सर्द हो चुका था। अदालत ने यह भी कहा है कि अधिकारियों को किस तरह से कार्य करना चाहिए ये उनकी जिम्मेदारी है, यानी अब प्रशासन और सरकार को अपने फैसले और काम की समीक्षा कर लेना चाहिए ताकि शाहीन बाग जैसे प्रदर्शनों की नौबत ना आए, और अगर आए तो लोग अपना गुस्सा विरोध के लिए तय स्थलों पर ही निकालें और आम जनता को विरोध प्रदर्शनों से तकलीफ न हो। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राजीव जी। अब रुख करते हैं अगली खबर का। कृषि कानून के विरोध में राहुल ने खेती बचाओ यात्रा के आखिरी दिन मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने चीन के मुद्दे पर भी सरकार से सवाल किया। राहुल गांधी अन्नदाताओं और जनता को जागरूक करते नजर आए। क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में।
इन दिनों राहुल गांधी जिस तरह सरकार के खिलाफ संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राहुल अब अपनी विरासत में मिली राजनीतिक रणनीति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये बात भली भांति समझ चुके हैं कि मात्र भाषण देने और सोशल मीडिया पर सरकार की मुखालफत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सरकार को परास्त करने के लिए अब ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना होगा, यानी अब राहुल को सड़क पर उतरकर आम जनता के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। अब आंदोलनों और बगावत की राह चुननी होगी। सड़कों पर खून पसीना बहाना पड़ेगा, तभी इस देश की बागडोर उन्हें हासिल हो सकेगी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए राहुल कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनमें से जो दो अहम मुद्दे हैं वो है किसान और चीन। अन्नदाताओं का मुद्दा राहुल को आम जनता और उनकी परेशानियों से जोड़कर रखेगा और उनकी छवि एक जमीनी नेता की बनेगी। इसके साथ ही चीन का मुद्दा सरकार को घेरने के लिए सबसे सटीक मुद्दा है, क्योंकि यहाँ सवाल देश की सुरक्षा का है। ऐसे में राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र से ही मोदी सरकार पर सवालों के बाण छोड़ दिए हैं और उसे उसी के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, मोदी ने कहा कि चीन हमारे क्षेत्र में नहीं घुसा है तो हमारे 20 जवान कैसे मारे गए, उन्हें किन लोगों ने मारा। राहुल ने कहा कि दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, वो भारत है, और ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहते हैं और पूरा देश जानता है कि चीन की सेना हमारी सीमा के अंदर है। किस तरह के देशभक्त हैं ये लोग। राहुल ने दावा किया कि अगर यूपीए की सरकार होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, और अगर ऐसी स्थिति आती भी तो हमारी सरकार चीन को बाहर निकालकर फेंक चुकी होती और इसमें 15 मिनट का समय भी नहीं लगता। बता दें कि आज राहुल गांधी की खेती बचाओ रैली का आखिरी चरण है, जिसमें राहुल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 6 सालों में मोदी सरकार की एक भी नीति अन्नदाताओं, मजदूरों और गरीब जनता को फायदा नहीं पहुंचा सकी है, क्योंकि मोदी सरकार की प्राथमिकता में ये लोग हैं ही नहीं। वो सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं। राहुल एक के बाद एक मोदी सरकार पर सियासी वार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार इसका जवाब कैसे देती है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब सरकार कैसे देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने गठबंधन को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है। कल एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान किया था, जिसमें बीजेपी को अपने कोटे से सीटें वीआईपी को देनी थी, और आज बीजेपी और वीआईपी के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया गया। तो सहनी के हिस्से में कितनी सीटें आई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गठबंधनों का स्वरूप बदलता चला गया। किसी दल की मांगे पूरी नहीं हुई तो कोई विचारधारा का हवाला देकर पाला बदलने लगा है, और अब दोनों गठबंधनों की सूरत लगभग साफ होने लगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में महागठबंधन से अलग होते हुए बिहार में अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल और जेएमएम एक साथ सरकार में हैं, जबकि बिहार में दोनों ही राहें अलग हो गई हैं। जेएमएम ने आरजेडी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव की समझदारी पर भी सवाल उठाया है। साथ ही बिहार में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 4 सीटों पर तो पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, यानी महागठबंधन के कुनबे से चौथी पार्टी बाहर हो गई है। इससे पहले हम आरएलएसपी और वीआईपी महागठबंधन छोड़ चुके थे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए अपने कुनबे को बड़ा बना रहा है। सबसे पहले उसने जीतन राम मांझी की हमको जोड़ा और अब मुकेश सहनी की वीआईपी को भी अपने पाले में कर लिया है। जी हां, बीजेपी ने अपने कोटे से सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 11 सीटें देने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ था, जिनमें से नीतीश कुमार की जेडीयू के खाते में 122 सीटें आई और बीजेपी को 121 सीटें मिली थी, जिनमें से बीजेपी ने 11 सीटें वीआईपी को देने की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब बीजेपी 110 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 11 सीटें मिलने से सहनी भी खुश दिख रहे हैं और उन्होंने डिप्टी सीएम पद से अपना दावा भी वापस ले लिया है। सहनी ने जब महागठबंधन छोड़ा था तो उन्होंने ये कहा था कि तेजस्वी ने पहले सरकार बनने पर उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बात की थी और बाद में वो अपने वादे से मुकर गए थे, इसलिए उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया था। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सहनी को डिप्टी सीएम की कुर्सी की कोई चाहत नहीं है। एक तरफ बिहार में एनडीए गठबंधन में बीजेपी खुद को मजबूत करने में लगी है, तो दूसरी तरफ एनडीए का प्रमुख दल जेडीयू बिखरता नजर आ रहा है। जेडीयू में बगावत का दौर तेज हो गया है। पार्टी के नेताओं ने ही अपने नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
ये बगावत केवल टिकट को लेकर नहीं है, बल्कि कांग्रेस इसकी वजह है, जिसे नीतीश कुमार संभाल नहीं पा रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू दूसरे दलों के नेताओं को अपना बनाने में जुटी है। पार्टी ने आरजेडी से लेकर कांग्रेस के नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यहाँ तक कि दिग्गजों को दरकिनार कर बाहरियों को सम्मान दिया जा रहा है। ये सम्मान जेडीयू में संग्राम की वजह बन गया है। जैसे ही जेडीयू ने पहले चरण के लिए अपने पत्ते खोले और कांग्रेस के आए नेताओं को टिकट बांटे, वैसे ही दिग्गज नेता बिफर गए। नौबत पार्टी छोड़ने तक की आ गई। दरअसल कांग्रेस से जेडीयू में शामिल हुए सुदर्शन कुमार ने शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया तो जेडीयू कार्यकर्ता नाराज हो गए। एक साथ कई जेडीयू नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। जेडीयू बरबीघा विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर राकेश रंजन ने बताया कि कांग्रेसी विधायक रहते हुए सुदर्शन कुमार के द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं की शुरुआत के दिनों में ही उपेक्षा की गई। पिछड़े और अति पिछड़ी जाति वाले गाँव में विकास के काम नहीं किए गए। वहीं कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में आने वाले विधायक को टिकट दिया जाना पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान है। पार्टी के इस फैसले से नाराज डॉक्टर राकेश रंजन के साथ विधानसभा में 2 दर्जन पार्टी से जुड़े नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया, जिसमें कई प्रकोष्ठ के नेता भी शामिल हैं। वहीं इस बगावत को लेकर जेडीयू जिला अध्यक्ष अंजनी कुमार ने बताया कि राकेश रंजन के इस्तीफे की सूचना उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। हम सभी से बात करेंगे। अब सत्तारूढ़ पार्टी तो नाराज नेताओं से मुलाकात की बात कर रही है, लेकिन क्या वाकई मुलाकात से मनमुटाव दूर हो पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब भी बाहरियों को तवज्जो दी जाती है तो पार्टी में बवाल तो मचता ही है और इस बगावत से पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती हैं। अब जेडीयू भी घर वालों और बाहर वालों के चक्कर में फंस गई है। ऐसे में इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव के वक्त भुगतना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की वजह से छिड़ी कलह को नीतीश कुमार कैसे संभाल पाते हैं। बिहार में कांग्रेस जेडीयू में कलह का कारण बन गई है तो मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का टिकट देना भारी पड़ सकता है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें अपने पुराने दिग्गजों को दरकिनार कर बाहरियों को तवज्जो दी है। इसे लेकर जहां बीजेपी में बगावत छिड़ी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने भी तंज कस दिया है। मध्य प्रदेश में भी जल्द ही 28 सीटों पर उपचुनाव हैं। अब चुनाव हैं तो जाहिर है नेता जीत के लिए जोर लगाएंगे। जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। कल तक जहां बीजेपी के नेता जनता को वादों की चाशनी में डुबाने के साथ साथ तोहफों के लालच में भी उलझा रहे थे, लोगों को नोट बांटकर और साड़ियों से रिझाते नजर आए थे, जिस पर राज्य में विपक्ष में बैठी कांग्रेस निशाना साध रही थी, तो आज बीजेपी को भी मौका मिल गया है, जिस पर अब मध्य प्रदेश की राजनीति अलग ही दिशा में शुरू हो गई है। हाल ही में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके आधार पर बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। दरअसल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों के अनुसार खुलासा हुआ है कि देश में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है जहां बुजुर्गों पर अत्याचार होता है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 2019 में बुजुर्गों से दुर्व्यवहार के देश भर में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में देश भर में बुजुर्गों से दुर्व्यवहार के 6002 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 2012 मामले मध्य प्रदेश के हैं। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट पर बीजेपी ने पूर्व सीएम कमलनाथ के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने उन योजनाओं को बंद कर दिया। तो वही अपना बचाव करते हुए कांग्रेस का कहना है कि बुजुर्गों के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार की घटनाएं शिवराज सरकार के दौरान हुई है। हमारी सरकार बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजना लेकर आई थी, उनकी पेंशन बढ़ाई और आगे भी कई ऐसी योजनाएं थी जो बुजुर्गों के हित में थी, लेकिन बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर सरकार गिरा दी। तो दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन जो भी हो, मध्य प्रदेश में अब सियासत बुजुर्गों पर शुरू हो गई है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा है, तभी से वो तो परेशान है ही, बीजेपी भी मुश्किल में घिरी हुई है। कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान कांग्रेस में। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ जब से मोर्चा खोला है, तब से पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब एक बार फिर कांग्रेस में बवाल के संकेत मिलने लगे हैं। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि गहलोत सरकार है। तो अब किस बात पर मचा है घमासान और क्यों पायलट परेशान, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में भले ही गहलोत और पायलट ने हाथ मिला लिया हो, लेकिन उनके दिल नहीं मिले हैं। इस बात के संकेत गहलोत सरकार की उस कार्रवाई से मिले हैं जिसमें उन्होंने सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर पर एक्शन लिया है। जी हां, अशोक गहलोत सरकार ने फिर से सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार पायलट समर्थक विधायकों को छोड़कर सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के झगड़े के दौरान जो खबरें दोनों तरफ से दी जा रही थी, उस मामले में सचिन पायलट के कैंप की तरफ से जैसलमेर के होटल में विधायकों के फोन टैपिंग के जो आरोप लगाए गए थे, उसे लेकर सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह पर एक्शन लिया गया है। 7 अगस्त की घटना को लेकर अब जाकर 6 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज होने से हर कोई हैरान है। चर्चाएं ये होने लगी हैं कि क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलने वाले हैं। हद तो तब हो गई जब एसएचओ सुरेंद्र पंचोली ने बिना सचिन पायलट की इजाजत के उनके निवास में घुसकर उनके मीडिया मैनेजर का बयान लिया।
सचिन पायलट के घर में घुसकर उनके स्टाफ का बयान लेने की कार्रवाई कोई आम बात नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि इस मामले में ऊपर से कार्रवाई का दबाव है। गहलोत सरकार का ये एक्शन कांग्रेस में फिर से बगावत के संकेत दे रहा है, क्योंकि पायलट इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी इजाजत के बिना कोई कार्रवाई करे। इसे लेकर वो एक बार फिर बिफर सकते हैं। पहले ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बामुश्किल उनकी घर वापसी करवाई थी, जिसके बाद गहलोत सरकार गिरने से बची थी। लेकिन अब अगर पायलट बिद के तो कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। राजस्थान में कांग्रेस परेशान है सत्ता हिलने के डर से, तो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले ही दक्षिण राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ दल ने सबसे आगे निकलते हुए सीएम कैंडिडेट का ऐलान तक कर दिया है। तो विधानसभा चुनाव में किस पर दांव लगा रही है AIADMK, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दक्षिण राज्यों में सियासत को समझना बेहद मुश्किल है। जनता किस पर भरोसा जताएगी, किसे सरताज बनाएगी, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। और अब तो विधानसभा चुनाव भी करीब है। ऐसे में राजनीतिक दलों की धड़कनें और तेज हो गई हैं। सभी सियासी पार्टियां जीत दर्ज करने की जुगत में लगी हैं। यहां तक कि सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम ने तो सबसे आगे निकलते हुए सीएम उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। जी हां, तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में AIADMK के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री और पलानीस्वामी के प्रतिद्वंदी ओ पनीरसेल्वम ने आज इसका ऐलान किया है। पनीरसेल्वम ने बताया कि पार्टी की 11 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी सामूहिक नेतृत्व का काम देखेगी। कहा जा रहा है कि कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार इस पर सहमति बनी कि EPS सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि OPS पार्टी की जिम्मेदारी देखेंगे। इस घोषणा से साफ है कि पार्टी में छिड़ी पुरानी रार अब खत्म हो गई है। दरअसल जयललिता के जाने के बाद मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के बीच वर्चस्व को लेकर दरार आ गई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि AIADMK पूरी तरह से बिखर जाएगी। लेकिन चुनाव आते आते दोनों नेताओं ने अपने मनमुटाव को खत्म कर दिया, क्योंकि दोनों नेता इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं कि अगर पार्टी में फूट पड़ी तो इसका फायदा विपक्षी दल उठा सकते हैं। इसीलिए AIADMK ने अभी से सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर न सिर्फ विपक्ष को कमजोर किया, बल्कि बगावत को भी थामा। अब देखना होगा कि क्या इस दांव से पार्टी को फिर से जीत मिल पाती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार के खोखले दावों की खुली पोल की। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच सरकार ने पूर्णबंदी लगाई, साथ ही सरकार ने गरीबों की सहायता करने के लिए बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। और सरकार के इन तमाम दावों की पोल खोल रही है UBS और PWC की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से आप भी समझ जाएंगे सरकार के दावों का सच। स्वास्थ्य मुसीबत ने जब दस्तक दी तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय पूर्णबंदी के। अब सरकार ने तो पूर्णबंदी लगा दी, लेकिन मुश्किल उन गरीब के लिए आई जो रोज का कमाता और रोज का खाता था। जब मुसीबत बढ़ी तो सरकार ने गरीबों की सहायता के तमाम दावे किए, लेकिन सरकार के खोखले दावों का सच UBS यानी यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और PWC यानी प्राइवेटाइज हाउस कूपर्स की रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णबंदी के दौरान गरीब और गरीब हुआ है और धन कुबेरों के भंडार भर गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक शेयरों की कीमत, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़त से दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 10 लाख करोड़ डॉलर के आंकड़े को पार कर गई। करीब 2000 अरबपतियों पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के शुरुआती महीनों में विश्व भर के अमीर लोगों की संपत्ति में एक तिमाही की तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी हुई और ये जुलाई में 10 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। UBS और PWC के डेटाबेस के मुताबिक पता चलता है कि पिछले 25 साल में धन कुबेरों की संपत्ति में 5 से 10 गुना तक की बढ़त हुई है। इस साल अप्रैल महीने में ही टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और औद्योगिक सेक्टरों के धन कुबेरों की संपत्ति में 36% से 44% की बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 से जुलाई 2020 तक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अरबपतियों की संपत्ति 42% की बढ़त के साथ 1,80,000 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। वहीं हेल्थ केयर सेक्टर की अमीर शख्सियतों की संपत्ति 50% बढ़कर 658 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। तो UBS और PWC की रिपोर्ट से साफ है कि सरकार के दावे खोखले हैं और इन्हीं दावों के बीच गरीब हुआ और गरीब, अमीर हुआ और अमीर। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।